हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने जो विषय गणित का क्लास 10 का मॉडल पेपर है फर्स्ट, उसके अंदर हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो अब की बार का 10th का जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वो ये रहेगा कि शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है उसमें अलग अलग भाग दिए गए हैं और शुरुआत के जो क्वेश्चन 3 है वो है टोटल 30 नंबर के, जिनमें से पहला क्वेश्चन है 12 नंबर का। तो पहले क्वेश्चन में 12 भाग है। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 में 6 भाग थे और अब जो क्वेश्चन 3 है उसमें भी 12 भाग है, जिनमें से मैंने क्वेश्चन 3 लिखे हैं। अब हम इन 3 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आगे के और बच्चे उन्हें सोल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपके जो ये वास्तविक संख्या वाली प्रश्नावली है उसमें महत्तम समापत्ति जो एचसीएफ निकालने के आपके 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो यूक्लिड विभाजन परिमेय और एक गुणनखंड विधि। तो आपको यदि क्वेश्चन को देखकर निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको कौन सी विधि काम में लेनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 विधि से पूछ सकता है, या तो बोलते कि 44 और 99 का यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ सकता है गुणनखंड। जब आपको गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन परिमेय दोनों ही नहीं दिया गया है तो आपको कैसे पता लगाना कि हम कैसे ज्ञात करें। तो आपको देखना है क्वेश्चन कितने नंबर का। जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का है तो यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय नहीं लगानी है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा और उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जब क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाए तब आपको गुणनखंड विधि नहीं काम में लेनी है, यूक्लिड विभाजन परिमेय लेनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो 1 नंबर का, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। तो देखो 44 दिया है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 का भाग देंगे 22, फिर 2 का देंगे तो 22 में 11 और फिर आगे 11। ठीक है। उसके बाद में है 99 के अंदर 3 का देंगे 33, फिर 3 का देंगे और फिर 11 का। तो देखो जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों के अंदर जो उभयनिष्ठ है उसकी जो मिनिमम घात, जो कम से कम घात है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ है 11 और इसकी मिनिमम घात है 1, तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 11। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 11। ठीक है। तो जैसा कि इसमें कुछ नहीं कहा गया है यूक्लिड विभाजन और गुणनखंड के लिए, तो आपको क्वेश्चन को देख ही पता लगाना है कि हम किस विधि से करें। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में यदि आप यूक्लिड विभाजन परिमेय लगा दोगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन में होगी और टाइम वेस्ट भी होगा, जिससे शायद आपके जो बोर्ड एग्जाम में लास्ट के अंदर जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो छूट सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना किस विधि से करूँ। तो 1 नंबर का है तो गुणनखंड विधि काम में लेनी है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि यदि x माइनस का 2 व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 का एक गुणनखंड है तो एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई बहुपद इस प्रकार का व्यंजक दिया हुआ हो और उसका कोई गुणनखंड दिया हुआ हो तो हमें क्या करना पड़ता है। देखो कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होता है यदि उसका हम इसमें पूरा भाग देंगे तो उसके अंदर पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला व्यंजक दिया गया है x स्क्वायर जोड़ 2x माइनस का a। अब ये जो x माइनस का 2 है वो इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और वो यदि इसका गुणनखंड है तो यहाँ से x की वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी और इसका वैल्यू 0 होगी। जब हम यहाँ से देखो x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, x माइनस का 2 दिया गया है तो यहाँ से x 0 लगाते हैं। जब ऐसे इक्वेशन में वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है तो इसे 0 के बराबर लिखते हैं और x बराबर 2 आ जाता है। ठीक है। अब यदि ये x माइनस का 2 इस बहुपद का कोई गुणनखंड होगा तो ये 2 इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, तब तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है। और जब वैल्यू 0 नहीं होती है तब ये इसका गुणनखंड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या x माइनस का 2 व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का कोई गुणनखंड है। तो आपको ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे, इसे 0 के बराबर करोगे, x की वैल्यू ज्ञात करके इसमें रखोगे और 0 के बराबर करोगे। और जब ये 0 के बराबर हो जाती है, जब यहाँ पर तो a दिया हुआ है, जब पूछेगा कि गुणनखंड है तो यहाँ पे कोई संख्या दी हुई होगी, मान रखोगे यदि 0 के बराबर आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा और 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि ये गुणनखंड है तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर आनी चाहिए। तो देखो इसे 0 के बराबर लाने के लिए x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 माइनस का a बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 भी 4 माइनस का a बराबर 0। इस ये माइनस का उस तरफ जब आएगा प्लस का तो ये a तो उस तरफ वाला और ये 4 और 4 8।
तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ से एक की वैल्यू है वो आ गई 8। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस हिसाब का क्वेश्चन है, वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि ऐसे कोई व्यंजक दिया गया है, उसका एक गुणनखंड दे दिया और यहाँ पे कोई भी अक्षर लिख के पूछ ले कि उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से, जिसका हल हमने इस प्रकार से किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि यहाँ पे कोई संख्या दे दी जाए या फिर इस प्रकार का व्यंजक दे, यहाँ पे कोई बहुपद दे दिया जाए और पूछे कि क्या यह इस व्यंजक का गुणनखंड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से उसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर रखोगे। यदि इसका वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका गुणनखंड होगा और 0 नहीं आती है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हमने देखा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि बहुपद ax² माइनस b 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 हो तो 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपने बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब कोई बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 या फिर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसके अंदर इसके मान लो कि मूल अल्फा और बीटा है, तो इनके जो शून्यांक है, मूल को शून्यांक भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। समीकरण के मूल बोलो या फिर किसी समीकरण के शून्यांक, एक ही बात होती है। तो इसके जो शून्यांकों का योग होता है वो तो होता है माइनस x का गुणांक, यहाँ पे bx आएगा, और अपॉन में x² का गुणांक होता है, और इनका जो गुणा है वो होता है ये वाला कांस्टेंट पद और x² का गुणांक a। तो देखिए हमारे पास समीकरण ये है, यहाँ पर हमारे पास एक तो ऐसा कैसा है और जो a बराबर तो दिया हुआ है a, और b बराबर है -6 और c बराबर है -6। ये c है, ये b है और ये a है। अब इसने कहा गया कि शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब ये वाली कंडीशन दी है, अल्फा और बीटा कोई भी इसके शून्यांक है, तो इसने कहा गया कि उन्हें गुणा करते हैं तब 6 आता है, तो इनका गुणनफल आता है 6। और ये बराबर किसके होते हैं, c। तो देखो c -6 बट्टा a और a की वैल्यू है a बट्टा a। अब देखो इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो 6a बराबर -6। अब देखो इस 6 से ये 6 भाग जाएगा तो कट जाएगा, तो एक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। तो इस प्रकार से एक की वैल्यू आएगी -1। तो यदि यहाँ पे गुणनखंड दे दिया जाए तो ये पूछ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई बहुपद दिया हुआ होगा, ठीक है, उसके शून्यांकों का या तो गुणनफल दिया होगा या फिर दे देंगे कि शून्यांकों का योग इतना है। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अब की बार b और c का मान दिया है। मान लो कोई और क्वेश्चन आए तो उसमें a का मान दे दे, b और c यहाँ पे कुछ दे दे, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने दो तरीके से बता दिया कि आपको कैसे सोल्व करना है। गुणनखंड के रूप में ये इक्वेशन काम में लेनी है। यदि योग दिया हुआ हो, यहाँ पर मान लो ऐसा कह दिया कि शून्यांकों का योग 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब b की वैल्यू है वो है -6 और a की वैल्यू तो ये है, तो हमारे पास जो a है वो भी फिर भी -1 ही आएगा। यदि योग भी 6 दिया हुआ हो तो भी a की वैल्यू -1 ही आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है वो है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस का ky बराबर 1 और 3x माइनस का 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो देखिए समीकरण निकाय वाले जो प्रश्नावली थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो किसी समीकरण में a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, जब हमने देखा था कि ये वाले दोनों इक्वल नहीं है, तब तो जो समीकरण निकाय है उसका जो हल होता है वो होता है संगत। और जब ये दोनों इक्वल है, ये वाला भी इक्वल है, इस प्रकार की इक्वेशन दे दी जाए तो उसका जो समीकरण निकाय का हल होता है वो है आश्रित। और जब ये दोनों बराबर है और ये डोंट इक्वल टू आ जाए तब समीकरण निकाय का जो हल होता है वो होता है असंगत, अर्थात उसका कोई हल नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उसका हल नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन सोल्व होनी चाहिए। इस हिसाब से देखो समीकरण 1 में यहाँ पे a1, ये b1 और ये c1 है, तो यहाँ से हम ये निकालेंगे। तो देखो इसके लिए इसको इधर ले आएंगे तो जो c1 है वो माइनस का हो जाता है। देखो a1 2, ठीक है, b1 इसका गुणांक है k, ठीक है, और c1 को हमेशा इस तरफ लेके आते हैं तब c1 आता है, तो c1 हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो a2 इसमें से आएगा, ये वाला a2 3, ठीक है, b2 है वो y का गुणांक -5 और जो c2 है
वो होता है ये, तो ये इस तरफ आएगा तो -7। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, तो A1 2/3 K बट्टा -5 जो जाएगा -1 और बट्टा -7, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, 1/7 बचेगा। और उसने कहा कि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है के की। तो देखो ये के इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 5 और 2 10 -10/3। तो इस प्रकार से जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी -10/3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जांच कीजिए कि क्या x इंटू 2x प्लस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 1 एक द्विघात समीकरण है। तो कोई भी समीकरण द्विघात होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि उसमें जो x या फिर जो पद है उसकी जो वैल्यू है वो अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 आती है तो ये एक द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं होगी। तो इसे अंदर खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये इससे गुणा होगा तो 3x बराबर x स्क्वायर प्लस का 1। इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इस तरफ प्लस का, इधर माइनस का, प्लस का 3x और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का बराबर 0। इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो देखिए कि ये जो समीकरण है इसके अंदर x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको डायरेक्ट इतनी प्रोसेस करनी है, ये समीकरण लिखनी है, इसे सोल्व करना है। x की घात 2 है तो लिख देना इस समीकरण में x की घात अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 है। यदि छोटी संख्या x है तो इस कथन को अभिव्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए। तो देखिए यदि कुछ ऐसा दिया जाए तो हम बताया गया कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, यदि छोटी संख्या x है, यदि छोटी वाली संख्या x है और कहा गया कि दो प्राकृत भी है और क्रमागत भी है, ये छोटी है तो जो दूसरी संख्या वो x से बड़ी होगी और x से बड़ी क्रमागत संख्या कौन सी होगी, वो होगी x जोड़ 1 होगी। एक ये है और एक ये। इसमें कहा गया कि दो क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो क्रमागत करने के लिए एक संख्या x दी हुई हो तो उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी, तो वो हो जाएगी x जोड़ 1। अब इसने कहा गया है कि इन दोनों का यदि वर्ग करते हैं तो 25 आना चाहिए, इसे एक समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर प्लस x जोड़ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसे इस प्रकार से समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट यही लिख देना है कि x स्क्वायर प्लस का x जोड़ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है और यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका कच्चा चित्र बनाना है, पहले अपने माइंड में बना। यदि एक क्वेश्चन का है तो आप कॉपी में बनाओ तो ठीक है, वरना माइंड में बना लिया करो। ये एक वृत्त है, इसने कहा गया कि कोई बिंदु है, देखो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा एकदम इस प्रकार से खींचते हैं। तो इसने कहा कि कोई ये बाह्य बिंदु P है, इससे इस पे खींची गई है। तो देखो स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है तो वो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। जहां पर वृत्त को टच कर रही है एक ही बिंदु पे करेगी, वो टच बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर। इसने कहा गया है कि क्वेश्चन में कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया कि यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस पूछी गई। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा से जब भी मिलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला एक ट्राइंगल बन गया। इसके अंदर देखो ये तो क्या बन गया, ये है लंब, ये है आधार और ये बन गया कर्ण। ठीक है। अब हमें कर्ण पूछा है तो देखो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, आधार देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब है 12 है तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, बराबर आ जाएगा 169 और जो 100 और गुणनतर है उसका अंडर रूट होगा 13। तो इस प्रकार से जो हमारा कर्ण है या फिर जो ये O होगा और ये A है, तो जो O से P की दूरी या बोलो कर्ण जो है वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसका कच्चा चित्र बनाइए और फिर देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि यदि बिंदु k,2 तथा 3,4 के बीच की दूरी √8 है तो k की व्यास। देखिए एक बिंदु यहाँ पर ये है, इसकी k,2 है P, और ये कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है 3,4। इनके बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो है √8। अब यहाँ पे दूरी फॉर्मूला लगाएं तो दूरी फॉर्मूला क्या था इसमें से ये, तो देखो k-3 का होल स्क्वायर प्लस का 2-4 का होल स्क्वायर और बराबर होता है, ये अंडर रूट में होता है और इस तरफ होती है दूरी, तो दूरी है √8। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इसका ये कट जाएगा और इसका ये कट जाएगा। जब इसे खोलेंगे तो देखो a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर फिर माइनस का 2ab हो जाएगा, और यहाँ से देखो 4 में से 2 गया, -2 और -2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। ठीक है, अब देखो k स्क्वायर माइनस का 6k, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 हो गए 13। ये इस तरफ प्लस का 8 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो 9 में से 8 गया 1 और वो 1 इसमें जुड़ेगा तो 5। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए हमें कोई ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करें तो 6 आता है और जिन्हें जोड़े तो 6 आता है, जोड़ या बाकी करने पर और गुणा करने पर 5 आता है। तो देखो 5 के और 1 के जब इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 6 के और गुणा करेंगे तो आएगा 5 के। देखो जब दोनों माइनस के होंगे तो माइनस और माइनस गुणा होगी तो प्लस का 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 के, तो ये हो जाएगी। तो इसे इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ेंगे, माइनस का 5 के माइनस का k प्लस का 5 बराबर 0। k को कॉमन लेंगे तो k माइनस का 5 माइनस का k को कॉमन लिया, माइनस का 1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो k माइनस का 5 बराबर 0। तो ये k माइनस का 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से k माइनस का 1 बराबर 0। तो जो k की वैल्यू है वो एक तो आएगी 5 और एक आएगी k की वैल्यू 1। ठीक है, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि यहाँ पे आपने जो टुकड़े किए थे ना, यहाँ पे टुकड़ा एक तो आया माइनस का 5 है और एक है माइनस का 1, तो k की वैल्यू हमेशा इनसे उल्टी आएगी, ये माइनस के होंगे तो ये प्लस का आएगा। देखो यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ा था तो -5 और -1 तोड़ा था, तो k की वैल्यू है वो +1 और +5 आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि sin 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू कोस 60 डिग्री। जब कोस और साइन दोनों मल्टीप्लाई में हो तो देखिए यदि यहाँ पे और यहाँ पे जो थीटा दिया गया है उनका मान जब 90 हो जोड़ने पर, यहाँ पे भी साइन हो और यहाँ पे भी कोस हो, और उनका जो थीटा दिया गया यदि उनका योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों की वैल्यू समान होती है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी √3 और ये भी √3, तो देखिए हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस का चिन्ह, इसकी भी √3/2 इसकी भी √3/2 प्लस का चिन्ह। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 30 है और ये 60 है, दोनों का 90 होता है तो इसकी और इसकी दोनों वैल्यू समान होगी, इसका 1/2 है तो इसकी भी 1/2। तो देखिए √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो 3 और नीचे 4, तो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लघुत्तम आएंगे 4। जब दोनों नीचे वाली संख्याएं बराबर होती है तो डायरेक्ट ऊपर वाली को जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 4 sin 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए या तो आप साइन के अंदर 90 माइनस का 72 लिखो या फिर 72 वाले में 90 माइनस 18 लिखो, तो हम कोई एक को बदल लेते हैं। तो देखो 4 sin 18 डिग्री इंटू सेक को बदलता हूं मैं, तो देखो सेक 90 माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो 4 sin 18 डिग्री इंटू, देखो सेक है और सेक में 90 आएगा तो 90 वाली चेंजिंग लाइन होती है तो ये चेंज होगा कोस सेक में। ठीक है, और 90 से माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कोस सेक है वो पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो 4 sin 18 डिग्री, इस 1 कोस सेक को लिख सकते हैं 1 में sin 18 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 4। तो इसका जो वैल्यू है वो आएगी 4 और इसकी वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर हुआ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि कोई बंटन दिया गया है 1 6 3 7 9 11 4 और 9, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो आरोह और बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम। ठीक है,
आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिए सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देखो 1 आ गया, फिर 3, फिर 3 के बाद में 4 आ गया, फिर 5 भी आ गया, फिर 6 आ गए, फिर है 7 भी आ गया, फिर 2 बार 9 और 11। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब देखो माध्यक, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, माध्यक। जब माध्यक निकालना हो तो हमें देखना है कि यदि अंकों जो संख्याएं दी गई है वो सम या विषम संख्या में होगी। जैसा कि यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम संख्या होती है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 विषम संख्या तो इसमें 1 जोड़ते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। तो 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग, तो 5वां जो पद है वही हमारा माध्यक होगा। 1 2 3 4 और 5, तो कुल नंबर अगर जो माध्यक है वो आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो आ जाएगा, ऑप्शन वाला है नहीं तो इसका माध्यक है वो आ जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो एक पासे को फेंकेंगे, पासे को फेंकने पर, तो देखो जो प्रतिदर्श समष्टि है 5 और 6। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर जो अंक है वो या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 या फिर 6। इन 6 अंकों में से कोई भी आ सकता है। तो अब हमें कहा गया है कि उस पासे को फेंकने पर जो अंकों का योग है वो अभाज्य संख्या आने की। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो वो संख्याएं ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई है। तो जो अभाज्य संख्याएं, जैसा कि 1 है तो 1 को तो भाज्य या अभाज्य कोई भी संख्या माना नहीं गया है। तो देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। देखो 1 को तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य माना गया है, 2 में 2 को माना गया है, 3 को माना गया है और 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये नहीं है। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 3। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो इसकी जो प्रायिकता है वो जाएगी 1/2। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर ज्ञात करना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है जिसके अंतर्गत टोटल ये 12 पार्ट थे जो कि 12 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट मॉडल पेपर के 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए जो कि टोटल कुल मिलाकर 30 नंबर के हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।